तो आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स के बारे में। तो अगर आप भी सीएआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करें एंड ज्वाइन कीजिएगा हमारे क्रैश कोर्स सीरीज जो कि स्टार्ट होने वाली है बहुत ही जल्द। जस्ट इन विद अ डे और टू क्लास साइज स्टार्ट जो है वो स्टार्ट होने वाली है सीआईबी क्रैश कोर्स को लेकर के। तो उनको ज्वाइन करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया होगा उनके लिए ये क्रैश कोर्स सीरीज बिल्कुल फ्री रहने वाली है यूट्यूब के ऊपर। तो आप उन लाइव क्लासेस को गो थ्रू कर पाएंगे एंड फर्दर वीडियोस को एंजॉय कर पाएंगे और साथ में आपको मिलता है फ्री पीडीएफ का एक्सेस, जिन पीडीएफ को आप हमारी एप्लीकेशन के थ्रू या फिर वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। मेथड बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको जल्दी से बता देता हूं कि किस तरह से आप यहां पर उन क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ कैसे आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो अगर आप सीआईबी की पीडीएफ फ्री चाहते हैं तो उसके लिए आपको लिखना है CAIIB और साथ में लिख देना है पीडीएफ और इसको व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर 9646900030 के ऊपर। और यहां पर आपको कंप्लीट जो पीडीएफ हैं उनका लिंक भेज दिया जाएगा, जिनको आप एक्सेस कर पाएंगे थ्रू अवर एप्लीकेशन, थ्रू अवर वेबसाइट। तो चाहे आप एंड्रॉयड पर हैं, iOS पर हैं या फिर वेब के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। तो चलिए आज का ये सेशन अब स्टार्ट कर देते हैं। इट्स रिलेटेड टू द बेसिस ऑफ द डेरिवेटिव। और कौन से डेरिवेटिव के बारे में बात करने वाले हैं? हम फॉरेन एक्सचेंज के जो डेरिवेटिव्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। देखो, डेरिवेटिव जो होता है वो बेसिकली होता है मतलब कि जिसकी वैल्यू को डिराइव किया गया, यानी कि इसकी खुद की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। अंडरलाइन जो कोई भी एसेट होगा उससे इससे वैल्यू डिराइव होती है। दैट इज व्हाई इसको हम डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं। डेरिवेटिव को जानने से पहले समझना है कि डेरिवेटिव का मेन यूजेज होता कहां पे है। तो रिस्क को खत्म करने के लिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड मोर ओवर रिस्क कई तरह के होते हैं। तो रिस्क की डेफिनेशन को अगर समझे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है, यानी कि आपके पास अगर कोई अनप्लान्ड इवेंट होता है, कोई ऐसे कंसीक्वेंसेस होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो अर्निंग्स हैं वो या तो खत्म हो जाती हैं या आपको लॉस होता है या वो रिड्यूस हो जाती हैं, तो उसको हम रिस्क कहते हैं। यानी कि वो एंटिटी, वो पर्टिकुलर एक्टिविटी जो अनसर्टेन है, जिसका आपको पता ही नहीं है लेकिन चांस है, ठीक है, और जिस इवेंट के साथ वो रिस्कीनेस हो सकती है उसको हम कहते हैं रिस्की प्रोपोजिशन। यानी कि अगर आप कार चला रहे हो सड़क के ऊपर तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है ना, तो वो एक रिस्की प्रोपोजिशन है, ठीक है। एंड उसमें अनसर्टेनिटी भी है, उसमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी है। एंड फॉरेन एक्सचेंज के रिस्क भी बहुत से वजह के साथ हो सकते हैं। सबसे पहला जो टाइप है दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द एक्सचेंज रिस्क। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सचेंज रेट्स जो होते हैं वो डायनेमिक होते हैं, कभी कम कभी ज्यादा। तो उसकी वजह से आपका जो वैल्यू है पोर्टफोलियो की वो कम ज्यादा हो सकती है, वो बढ़ भी सकती है या फिर वो कम भी हो सकती है। तो उसी को हम एक्सचेंज रिस्क कहते हैं। एंड ये सबसे ज्यादा कॉमन एंड ऑब्वियस रिस्क बन जाता है, क्योंकि भाई एक्सचेंज कर रहे हो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में तो रेट तो ऊपर नीचे जाएंगे, तो उसकी वजह से रिस्क जो यहां पर हो सकता है, ठीक है। अब जो डीलर होते हैं वो क्या करते हैं, इमीडिएटली अपनी पोजीशंस को कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको कम से कम रिस्क हो। वो अपनी पोजीशन को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। पोजीशन का मतलब होता है वो यहां पर ओवरबोट पोजीशन पर है या फिर ओवर सोल्ड पोजीशंस पर है। तो यानी कि एक पोजीशन होती है लॉन्ग पोजीशन, एक पोजीशन होती है शॉर्ट पोजीशन। जो लॉन्ग पोजीशन होती है उसका मतलब है कि आपने ओवरबोट कर रखा है, यानी कि बाइंग के कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है। पोजीशन का मतलब होता है सिंपली एक्सपोजर, यानी कि अगर आपने पैसा फॉरेन एक्सचेंज में लगा रखा है तो आपकी कोई ना कोई पोजीशन तो है, या तो वो ओवरबॉट पोजीशन होगी या वो ओवरसोल्ड पोजीशन होगी या फिर आपकी जो एसेट्स हैं वो लायबिलिटीज के इक्वल होंगे। ये पोजीशंस तो होंगी होंगी, राइट। तो सबसे पहले जो पोजीशन कवर करने वाले हैं दैट्स रिलेटेड टू द लॉन्ग पोजीशन या फिर जिसको हम ओवरबॉट पोजीशन कहते हैं। अब ओवरबॉट पोजीशन तब होती है जब आपके परचेजेस के जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं इन बेसिकली रेफरेंस टू दैट ऑफ द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल वो ज्यादा है। कहने का मतलब है, लेट्स से आपने 10,000 यूएसडी परचेज कर लिए लेकिन सेल जो किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 7,000 यूएसडी किए हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना इन दोनों का 3,000 यूएसडी का, वो आपका एक पोजीशन है, एक एक्सपोजर है। क्योंकि अगर रेट कम ज्यादा हुआ तो आपको वहां पर 3,000 यूएसडी के ऊपर या तो फायदा हो जाएगा या फिर नुकसान हो जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी द लॉन्ग पोजीशन या फिर ओवरबॉट पोजीशन के नाम से इसको जाना जाता है। सेम इसी तरह से एक पोजीशन होती है शॉर्ट पोजीशन, यानी कि ओवरसोल्ड पोजीशन। ओवरसोल्ड पोजीशन का मतलब है लेट्स से आपने जो फॉरवर्ड बाइंग कॉन्ट्रैक्ट किए वो आपने किए लेट्स से 10,000 यूएसडी के, और जो ओवर सेलिंग आपने करी वो करी लेट्स से 20,000 यूएसडी के आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिए सेलिंग के, राइट।
तो उस सिनेरियो में एक्चुअल में हुआ क्या? आपने जो बेचे हैं वो बेचे हैं 20,000 यूएसडी, लेकिन जो आपने जो खरीदे हैं, बाय किए हैं, वो है 10,000 यूएसडी। आपने बेचे ज्यादा हुए हैं तो आपका जो एक्सपोजर होगा सेलिंग के ऊपर होगा। लेट्स से आपने 10,000 यूएसडी जो है वो यहां पर एक्स्ट्रा सेल कर दिए हैं एज पर दिस पर्टिकुलर कंडीशन। अब इस केस में क्या होगा कि अगर फॉरेन एक्सचेंज कंडीशन एडवर्स होती है एज पर टू योर मूवमेंट, लेट्स से केस आपने बेचे थे 67.32 के ऊपर बेचे थे, अब जो रेट है लेट्स से वो हो गया है 65 पॉइंट हो गया 32 हो गया, राइट। अब उसके सिनेरियो में पहले जो रेट था यूएसडी का वो कितना था, 67.32 था। अब 65.32 के ऊपर आपने सेल कर दिया, यानी कि प्राइस जो मार्केट में वो यहां पर कम हो गया, फिर तो देखो आपको फायदा हो गया। लेकिन अगर वहीं पर प्राइस जो था वो 69.32 हो गया, यानी कि बढ़ गया प्राइस बेस प्राइस से, आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, तो डेफिनेटली आपको नोशनल नुकसान वहां पर हो जाएगा ना। तो दैट इज एक्चुअली द कंडीशन रिलेटेड इट। तो ओवरबोट जो पोजीशन होती है या फिर ओवरसोल्ड पोजीशन होती है, अगर दोनों को इकट्ठा कर दें तो उसको कहते हैं ओपन पोजीशन, यानी कि आपके ऊपर जो एक्सपोजर है वो तो देखो एग्जिस्ट करता ही है, तो उसको तो हम मानेंगे मानेंगे। तो उसको इन जनरल हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी द ओपन पोजीशन, यानी कि आपका कुछ ना कुछ तो एक्सपोजर है, राइट। फिर बात आती है कवरिंग ऑफ द पोजीशन रिस्क, यानी कि पोजीशन रिस्क को कैसे कवर कर सकते हैं अगर आप सूटेबल लिमिट लगा देते हो। सूटेबल लिमिट जैसे कि अब आरबीआई की गाइडलाइंस है, आईसीजी इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइंस होती है, ठीक है। उसके तहत आरबीआई कहता है कि अगर आप डे लाइट लिमिट लगा देते हो या फिर ओवरनाइट लिमिट लगा देते हो। डे नाइट लिमिट का मतलब होता है कि आप दिन के दौरान मैक्सिमम जो गैप रखेंगे इससे ज्यादा का नहीं रखेंगे, यानी कि आपके बाइंग और सेलिंग के बीच में जो डिफरेंस होगा वो इससे ज्यादा नहीं होगा। सेम केस में ओवरनाइट लिमिट, यानी कि एक पूरा पर्टिकुलर दिन से लेकर के अगले दिन तक के बीच में जो आपके वर्किंग आवर्स नहीं होंगे तो उसके बीच में कितना आप यहां पर रख सकते हो, यानी कि कितना गैप रख सकते हो दोनों के बीच में, उसके बारे में होगा। लेट से आपका बैंक जो है वो कहता है कि आप मैक्सिमम 5,000 यूएसडी का गैप रख सकते हो, तो आपका मैक्सिमम जो रिस्क होगा वहीं तक रुक गया ना, उससे ज्यादा रिस्क तो नहीं होगा, राइट। एंड इसी तरह से सिंगल डी लिमिट होती है, यानी कि एक लिमिट के ऊपर आप पर्टिकुलरली कितना लिमिट लगा सकते हो, एक पर्टिकुलर आपका जो ट्रेड होगा वो कितना का हो सकता है उसके बारे में। आप पोजीशन लिमिट लगा सकते हो, वॉल्यूम लिमिट लगा सकते हो, ओवरऑल लिमिट लगा सकते हो, ओपन पोजीशन के ऊपर लिमिट लगा सकते हो। स्टॉप लॉस लिमिट लगाई जा सकती है। स्टॉप लॉस लिमिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टॉप लॉस का मतलब होता है लेट से अगर मेरा लॉस जो था, मैं एपिटाइट सोच रहा था कि मेरी एपिटाइट जो है वो 50,000 रुपए तक की है, तो 50,000 तक का तो जब लॉस होगा तब तक तो मैं अपनी पोजीशन को नहीं छेड़ूंगा। लेकिन अगर मेरा लॉस जो है वो 50,001 रुपए भी हुआ तो साथ के साथ मैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लूंगा, ताकि जो मेरा ओवरऑल लॉस है वो 50,000 से ज्यादा इंक्रीज ना हो, राइट। तो आरबीआई ने एक्चुअल में बैंक्स को ऑथराइज कर दी है, यानी कि जो बैंक के बोर्ड्स हैं उनको ऑथराइज कर दी है कि आप फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस को लेकर के अपनी बोर्ड अप्रूव्ड लिमिट लगा सकते हो। आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो स्टाफ है उनके ट्रेडिंग स्किल कैसे हैं, आपका कैपिटल बेस कितना है, आपकी टर्नओवर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी इंटरनल जो गाइडलाइंस है वो यहां पर ध्यान में रखनी पड़ेगी। फिर बात आती है कि फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर क्या चीज होती है। देखो एक्सपोजर का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि आप ओपन पोजीशन में हो, ठीक है, या फिर सिंपली आप लेट से आपके पास कोई भी ट्रेडिंग अमाउंट है जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपके ऊपर रिस्क तो रहेगा रहेगा ना। तो अब इस रिस्क को भी आगे, यानी कि एक्सपोजर को भी आगे फर्दर कैटेगराइज किया गया। एक्सपोजर का मतलब होता है कि आप कुछ ना कुछ तो डीलिंग कर रहे हो। तो वो तीन तरह की चीजें हो सकती है। एक होता है आपका ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर का मतलब होता है जो आपका नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसकी वजह से जो एक्सपोजर होता है उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कहते हैं। यानी कि जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हो, रूटीन में करते हो, करेंसी की ट्रांजैक्शन करते हो, कस्टमर के बिहाफ पर करते हो, ठीक है, तो अगर आप उस ट्रांजैक्शन को देखते हो तो उसके बेस पर जो भी आपको नुकसान हो सकता है वो पर्टिकुलर क्या होगा, एक्सपोजर होगा। एक्सपोजर बेसिकली आपका पॉजिटिव सेंस में यूज नहीं होता है, एक्सपोजर बेसिकली नेगेटिवली सेंस में ही यूज होता है, राइट। तो अगर आपका पर्टिकुलर लेट से आपका डिफरेंस आता है, लेट से आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो एंड ट्रांजैक्शंस करते करते, नॉर्मल ट्रांजैक्शंस करते करते भी आपके ऊपर कुछ ना कुछ लाइबिलिटी पड़ जाती है, आपके ऊपर रिस्क राइज हो जाता है, तो वो पर्टिकुलरली क्या है, दैट इज अ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर हो गया, राइट। इसी तरह से होता है ट्रांसलेशन एक्सपोजर। लेट से मैं डील कर रहा हूं यूएसडी में, ठीक है, यूएसडी में डील कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में मैं जो डिटेलिंग दे रहा हूं, रिपोर्टिंग दे रहा हूं, वो दे रहा हूं मैं इंडियन रुपी में, आईएनआर में रिपोर्टिंग कर रहा हूं, राइट। तो अगर मैं यूएसडी में डील कर रहा हूं, लेट्स से यूएसडी में मैंने शेयर परचेज किए, यूएसडी में सेल कर दिए, तो वहां पर फायदा तो मैं उस हिसाब से देखूंगा, लेकिन जब मैं रिपोर्टिंग उसकी इंडियन रुपी में करूंगा
तो इंडियन रुपए के हिसाब से अगर करेंसी एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट होती है तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट कम या ज्यादा हो सकता है। लेट्स से केस यूएसडी का प्राइस पहले था 84 रुपीज था एंड उसके ऊपर मैंने मुनाफा कमाया था यूएसडी के हिसाब से 500 यूएसडी का फायदा कमाया था, ठीक है। हम जस्ट एजम्पशन ले रहे हैं कि 500 यूएसडी का प्रॉफिट हुआ था। तो अगर उसके हिसाब से ट्रांसलेट करके देखेंगे तो हमारे पास अमाउंट बन जाएगा 500 इंटू 84 के रिलेटेड, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपके पास इंडियन रुपी जो था वो पर्टिकुलरली आपका एप्रिशिएट कर गया और यूएसडी की जो वैल्यू 84 रुपीज की थी पहले वो अब कितनी होगी, लेट्स से 80 रुपीज की रह गई है। तो उसके केस में जब आप इसको अब बेनिफिट को कन्वर्ट करके इंडियन रुपए में देखोगे तो आपका अमाउंट यहां पर अब कम हो जाएगा, राइट। यानी कि 2000 रुपए का आपके पास यहां पर इंपैक्ट पड़ गया, ठीक है। 40 आपके पास इंपैक्ट पड़ गया, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर इंपैक्ट जो 2000 या 20,000 का जितने का भी होगा वो एक्चुअल में क्या आपका ट्रांसलेशन एक्सपोजर है, क्योंकि जब आपने करेंसी को ट्रांसलेट करके देखा तो आपका एक्चुअल लॉस या फिर पर्टिकुलर आपने एक्चुअल जो गेन था वो नहीं कंसीडर किया। आपने पर्टिकुलरली आपने जब उसको ट्रांसलेट किया एक्सपोजर को उसके हिसाब से देखा, ठीक है। उसका भी इंपैक्ट हो सकता है। फिर तीसरी जो टाइप है वो हमारे पास आती है ऑपरेटिंग एक्सपोजर की। यानी कि ये जो आपका एक्सपोजर होता है ना, जैसे एक एक्सपोजर तो हमने पढ़ लिया कि आपका था ट्रांजेक्शन का एक्सपोजर था। एक एक्सपोजर तो किया हमने ट्रांजेक्शन का, दूसरा एक्सपोजर किया हमने ट्रांसलेशन का एक्सपोजर किया, ठीक है। अब ये जो तीसरा एक्सपोजर है दिस इज अ ऑपरेटिंग एक्सपोजर। ये एक्सपोजर जो होता है ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होता है। जैसे मान लो कि कंट्री जो है उसमें कंपटीशन चेंज हो गया या फिर इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज हो गई, जैसे अभी यूएसए के केस में इंडिया ने इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया, राइट। तो उसकी वजह से पर्टिकुलरली क्या होगा, जो आपके पास प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है एक्सपोजर बढ़ रहा है उसके बारे में, राइट। पहले जो कॉस्ट थी 100 रुपीज थी, लेट से $100 थी। अब जो हुआ इंपोर्ट ड्यूटी लगी तो इसी सेम चीज की कॉस्ट जो थी वो 105 यूएसडी होगी। तो डेफिनेटली उससे क्या हुआ, अल्टीमेटली आपका एक्सपोजर इंक्रीज हो गया ना, ठीक है। तो आपकी अगर मान लो कि इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज होती है या कंपटीशन बढ़ जाता है या फिर प्रोडक्शन आपके जो प्राइसेस होते हैं वो रिड्यूस होते हैं तो वो अल्टीमेटली इंपैक्ट डालते हैं, वो अल्टीमेटली इंपैक्ट डालते हैं जिसकी वजह से आपका एक्सपोर्ट कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। तो अगर नेगेटिव इंपैक्ट में देखें तो एक्सपोजर कौन सा होगा, वो दैट विल बी द ऑपरेटिंग एक्सपोजर। यानी कि एक एक्सपोजर हुआ आपके ट्रांजेक्शन की वजह से, जो आप बिजनेस कर रहे हो उसकी वजह से जो एक्सपोजर बन रहा है, राइट। दूसरा हो गया जब आप उसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके की कोशिश कर रहे हो उसकी वजह से। तीसरा होता है ऑपरेटिंग एक्सपोजर, जब आपके हाथों में नहीं है, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है। आप चाहे तो हमारी फुल कोर्स सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको विजिट कर लेना है हमारी वेबसाइट को या फिर आप हमारी एप्लीकेशन जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के अभी हमारी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लो। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी अगर आप CIIB पीडीएफ लिख करके व्हाट्सएप कर देते हो टू द नंबर 9646900030 के ऊपर। चलो, अभी हमने एक रिस्क की टाइप को तो कवर कर लिया जो था एक्सचेंज रिस्क। इसके अलावा एक और रिस्क होता है, वैसे तो और भी रिस्क होते हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। तो वो जो रिस्क हम आगे कवर करने वाले हैं दैट्स एक्चुअली द क्रेडिट रिस्क, यानी कि डिफॉल्ट का जो रिस्क होता है। लेट्स से XYZ ने यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है ABC के साथ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ABC से 10,000 यहां पर यूएसडी जो है वो बाय कर लेगा। अब लेकिन ये जो काउंटर पार्टी, ये जो जिस पार्टी के साथ आप डील करते हो ना उसको हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी द काउंटर पार्टी। क्या कहते हैं उसको, काउंटर पार्टी कहते हैं। अब ये काउंटर पार्टी अगर डिफॉल्ट कर देती है, इफ इट डिफॉल्ट्स ओवर हियर, तो ये जो एक्सपोजर, ये जो रिस्क पैदा होगा ना इसको क्या कहेंगे, वी से इट टू द क्रेडिट रिस्क ओवर देयर, राइट। तो फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस के केस में अगर काउंटर पार्टी अपनी ड्यूटी, अपनी ऑब्लिगेशंस को नहीं निभाती है, क्योंकि अगर 10,000 यूएसडी इसने परचेज करने थे, लेट से मौके पर आकर के ये कहती है मैं 10,000 यूएसडी परचेज नहीं कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ बैंक कहता है मैं आपको ये सेल नहीं कर पाऊंगा, तो दोनों में से कोई भी डिफॉल्ट कर सकती है। तो अगर कोई भी डिफॉल्ट करती है यहाँ पर तो उसमें क्या कहते हैं, वी से इट विद द क्रेडिट रिस्क ओवर द। अब ये जो रिस्क होता है ये आपका बिल्कुल ऑन द डे ऑफ सेटलमेंट भी हो सकता है, इस चीज को ध्यान से समझना। ये जो क्रेडिट रिस्क हमारा है ये ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट, आइदर इट कैन बी देयर ऑन डेट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि जिस डेट को सेटलमेंट हुई उस दिन भी हो सकता है, या फिर प्रायर टू इट भी हो सकता है, यानी कि अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर नहीं हुआ उससे पहले भी आपका हो सकता है, यानी कि डिफॉल्ट किया जा सकता है। तो उसके हिसाब से हम इस रिस्क को प्री सेटलमेंट रिस्क या फिर सेटलमेंट रिस्क की कैटेगरी में डिवाइज कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। यानी कि अगर तो टोटली उसी दिन हुआ जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट होना था, यानी कि 21 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर हुआ 31 को, और 31 को ही पर्सन ने मना किया, तो वो सेटलमेंट रिस्क होगा।
तो वो सेटलमेंट रिस्क होगा, ठीक है। एंड फर्दर प्री सेटलमेंट रिस्क कैसे हो सकता है, जब आपका 20th तक ही पर्सन ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। अब इसका इंपैक्ट कैसे पड़ सकता है, लेट्स हैव अ लुक एट इट, उसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले प्री सेटलमेंट रिस्क को समझते हैं, यानी कि काउंटर पार्टी ने फेलियर कर दिया किसी भी वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैच्योरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पहले, जिसकी वजह से जो भी दूसरी पार्टी थी उसको कॉन्ट्रैक्ट को मार्केट रेट के ऊपर क्रिस्टलाइज करना पड़ गया। लेट्स से इस चीज को ध्यान से समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पर क्वेश्चन बन जाता है। लेट्स से यहां पर है हमारे पास पार्टी ए है और यहां पर पार्टी है बी, ठीक है। अब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ए पार्टी ने 10,000 जो यूएसडी थे वो सेल करने थे बी पार्टी को, ठीक है जी। अब लेकिन क्या हुआ कि ये जो सेल करने थे वो 20th को सेल करने थे, एंड 19th को ही जो ए पार्टी थी वो कहती है कि मैं इस ऑब्लिगेशन को अब फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मैं इसको फुलफिल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतने यूएसडीज का जो अरेंजमेंट है वो नहीं हुआ। अब देखो, जो कोई भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, उसके केस में ये नहीं होता कि आपने मना कर दिया तो हो गया। अब यहां पर पर्सन ए को जो कोई भी स्वैप कॉस्ट होगी, कैंसिलेशन फीस होगी, वो यहां पर बी को पे करनी पड़ेगी। लेकिन अब पे तो करनी पड़ी, लेकिन बी को तो यहां पर 10,000 यूएसडी चाहिए थे 20 तारीख को। अब बी को मार्केट से यानी कि अगर इसको हम मार्केट कंसीडर करते हैं तो बी को अब मार्केट से 10,000 यूएसडी जो है वो परचेज करने पड़ेंगे। अब हो सकता है कि बी को मार्केट से यूएसडी सस्ते ना मिले और महंगे मिले, तो यहां पर एक रिस्क इंपोज हो गया है बी के ऊपर, ठीक है, रिस्क इंपोज हो गया बी के ऊपर। तो दैट इज द काइंड ऑफ रिस्क, ठीक है। जो ये कौन सा रिस्क हुआ, दिस इज द टाइप ऑफ द क्रेडिट रिस्क, ये क्रेडिट रिस्क है। लेकिन ये कौन सा हुआ, दिस इज अ प्री सेटलमेंट रिस्क, क्योंकि अभी कोई भी सेटलमेंट का जो प्रोसीजर था वो स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे पहले ही इस पर्सन ने मना कर दिया। इसके केस में जो लॉस है सिर्फ और सिर्फ मार्केट रेट में जो डिफरेंस है उसका लॉस होगा पर्सन बी को। लेकिन जो दूसरी इसमें टाइप बनती है दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द सेटलमेंट रिस्क। अब सेटलमेंट रिस्क के केस में और ज्यादा खतरनाक चीज है, इसको हम टेम्पोरल रिस्क भी कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्यों कहते हैं। तो इसको सेटलमेंट रिस्क कहते हैं, राइट। अब फॉरेन एक्सचेंज के केस में जो पर्सन या जो सेंटर्स आपस में डील करते हैं उनके केस में क्या होता है, देयर इज अ टाइम जोन डिफरेंस, देयर इज अ टाइम जोन डिफरेंस। लेट्स से यहां पर पर्सन ए है, यहां पर पर्सन बी है, ये है अर्लियर टाइम जोन में, ये दिस इज द अर्लियर टाइम जोन, एंड ये है लेटर टाइम जोन में। अब जिस दिन सेटलमेंट होनी थी इन दोनों के बीच में, ठीक है, इसने 10,000 यूएसडी लेट्स से इसने सेल करने थे, तो जिस दिन सेटलमेंट होनी थी इसने अपनी लेग को यहां पर डिवाइस कर दिया, यानी कि इसने जो बेचने थे इसने यहां पर सेटलमेंट कर दी, इसने ट्रांजैक्शन कर दी है। अब पर्सन ए जो है वो तो यहां पर ट्रांजैक्शन कर चुका है, ये तो अपनी ट्रांजैक्शन कर चुका है, डन हो गया, इसके एंड से तो जो पार्ट था डन हो गया। लेकिन पर्सन बी ने अभी पेमेंट नहीं करी है, इट हैज नॉट मेड द पेमेंट येट, राइट, क्योंकि अभी उसके टाइम जोन में तो पहुंचा नहीं। एंड जैसे उसने पेमेंट करनी थी उस टाइम पर उसने कह दिया कि मैं तो इस पेमेंट का भुगतान अब नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लेट से मैं तो हो गया हूं बैंकरप्ट हो गया हूं। अब उसकी वजह से जो लाइबिलिटी यहां पर बन जाएगी बी के ऊपर, यानी कि ठीक है, अब वो पर्टिकुलर बी के ऊपर तो लाइबिलिटी नहीं बनी, वो लॉस अल्टीमेटली किसको, लॉस हुआ पर्सन ए को। तो वो क्या लॉस सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ऑफ अमाउंट हुआ, नो, यहां पर ओवरऑल कैपिटल लॉस भी यहां पर हो गया। कैपिटल जो लॉस था, जो बेसिक पैसा था, उसका भी यहां पर लॉस हो गया है। तो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं, ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो सेटलमेंट रिस्क में ज्यादा नुकसान होता है एंड फॉर द प्री सेटलमेंट रिस्क में कम नुकसान होता है, दैट इज द मेन थिंग रिलेटेड। अब जो सेटलमेंट रिस्क होता है ये बेसिकली हुआ था जर्मनी के एक बैंक के पर्टिकुलर कारण हुआ था यहाँ पर। तो प्रिंसिपल रिस्क होता है जहां पर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन जो होती है अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। एक नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इसको टेम्पोरल रिस्क के नाम से जानते हैं, दूसरा जो है इसको हर्स्टेड रिस्क के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बैंक होज हर्स्टेड था जर्मनी में, उसका फेलियर हो गया था, उसने मना कर दिया था, यानी कि वो लेटर टाइम जोन में था, उसने मना कर दिया था, जिसकी वजह से इसको हर्स्टेड रिस्क भी कहा जाता है और टेम्पोरल रिस्क भी कहते हैं। तो टेम्पोरल रिस्क भी कहते हैं और इसको हम हर्स्टेड रिस्क भी कहते हैं या फिर फॉरेन एक्सचेंज सेटलमेंट रिस्क भी कहा जाता है। तो किसी भी नाम से इसको हम बुला सकते हैं। फिर बात आती है लिक्विडिटी रिस्क के बारे में। अब लिक्विडिटी रिस्क क्या बला होती है, लेट्स हैव अ लुक एट इट, ठीक है। अब इसको भी हम एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं प्रॉपरली, एंड अगर आपको क्लियर होती है चीज तो मुझे बताना फिर, ठीक है। तो कौन सा रिस्क है, दिस इज द लिक्विडिटी रिस्क दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ, राइट। तो यहां पर पर्सन ए ने यूएसडी बेचने थे पर्सन बी को, और पर्सन ए नहीं था बेसिकली, लेट्स से ये बैंक ए था,
और ये बैंक बी था, ठीक है। अब बैंक ने क्या करना था, इसके नोस्त्रो अकाउंट से पैसे निकाल के इसने सेल करने थे, ठीक है। इसके नोस्त्रो अकाउंट में बैलेंस पड़ा था, कितना बैलेंस पड़ा था, लेट्स से 30 लाख यूएसडी पड़े थे इसके नोस्त्रो अकाउंट में। और एक ही कमिटमेंट थी बी को कि इसने इसको 35 लाख यूएसडी सेल करने, कितने यूएसडी सेल करने, 35 लाख यूएसडी सेल करने थे ए ने बी को, ठीक है। लेकिन इसके नोस्त्रो अकाउंट में कितने थे, 30 लाख यूएसडी थे, ठीक है। अब यहां पर डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गई, यानी कि जो मैच्योरिटी डेट थी अब वो वहां पर पहुंच चुकी है, मैच्योरिटी डेट रीच आउट कर जाती है। अब लेकिन ए का जो अकाउंट है, नोस्त्रो अकाउंट है, जहां से डेबिट करके इसने पैसे देने थे, उसमें तो इतना बैलेंस है नहीं है। तो अब यहां पर क्या चीज दिक्कत हुई है, देर इज नो लिक्विडिटी, देर इज नो लिक्विडिटी। तो यहां पर बैंक के पास जो लिक्विडिटी है वो प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, पैसा अवेलेबल नहीं है। अब या तो ये अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देगा और नुकसान उठाएगा, या फिर ए को मार्केट रेट पर ज्यादा जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी उसके ऊपर यहां पर इसे पैसा उठाना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा जो पर्टिकुलर प्राइस होगा उसके ऊपर यहां पर इसको मार्केट से यूएसडी को परचेज करना पड़ेगा, कितने, 5 लाख यूएसडी ज्यादा प्राइस के ऊपर खरीदने पड़ेंगे, और फिर ये अपनी कमिटमेंट को पूरा कर पाएगा। अब इसकी वजह से जो रिस्क इंपोज हुआ है ए के ऊपर, वो कौन सा रिस्क है, डेट्स अ लिक्विडिटी रिस्क, उसको हम लिक्विडिटी रिस्क के नाम से जानते हैं, राइट। अच्छा, फिर बात आती है कंट्री रिस्क के बारे में। अब देखो, मान लो काउंटर पार्टीज हैं, ए एंड बी अलग अलग काउंटर पार्टीज हैं, आपस में डील कर रही हैं, आपस में डील करना भी चाहती हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ना लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, ना कोई और प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन इनकी किसी भी एक कंट्री में मान लो कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी, कंट्री ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि ये अब उस कंट्री के साथ डील नहीं कर सकते, या उस काउंटर पार्टी के साथ डील नहीं कर सकते। तो अब ये जो रिस्ट्रिक्शन लगी है ये एक्सटर्नल फैक्टर है, ये कंट्री ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, इन दोनों की गलती तो नहीं है ना, काउंटर पार्टी तो फेल नहीं हुई है, लेकिन डेफिनेटली रिस्क तो इंपोज हुआ ही है। अब इस केस में ए को भी नुकसान हो सकता है, बी को भी नुकसान हो सकता है, राइट। तो ये कौन सा रिस्क हुआ, ये कंट्री रिस्क हुआ, क्योंकि कंट्री ने इंपोजिशन लगाई है, कंट्री ने यहां पर लॉस का कारण इनको दिया है। अच्छा, कंट्री रिस्क से भी ज्यादा एक स्ट्रिंजेंट रिस्क होता है, दैट्स एक्चुअली द सोवरेन रिस्क। अब सोवरेन रिस्क जो होता है एक्चुअली उसमें होता है कि ए लेट से डील कर रहा है बी के साथ, और बी कोई और नहीं है, बी इटसेल्फ इज अ कंट्री। बी जो है जिसके साथ ये डील कर रहा है, ये कंट्री ही है जिसके साथ ये डील कर रहा है पर्सन, राइट। तो वो क्या होगा, डेट विल बी द कंट्री रिस्क, उसको हम क्या कहते हैं, वो कंट्री रिस्क होगा, कंट्री रिस्क नहीं होगा, वो होगा सोवरेन रिस्क होगा। क्योंकि जब ए डील कर रहा है और लेट से बी ने यहां पर डिफॉल्ट कर दिया, यानी कि अगर कंट्री ने यहां पर डिफॉल्ट कर दिया है तो यहां पर इसके पास सोवेरेन इम्यूनिटी अवेलेबल है, बी के पास अवेलेबल है, तो ए अब बी का कुछ भी नहीं कर सकता। तो ए जो हो गया उसको लॉस हो सकता है, एंड ये कौन से रिस्क की वजह से होगा, दिस विल बी ड्यू टू द सोवेरेन रिस्क ओवर दिया। अब इस केस में यहां पर अगर आपने सोवेरेन रिस्क से बचना है तो उसके केस में आप ये कर सकते हो कि आप सीधा बी से डील ना करो, आप किसी थर्ड पार्टी कंट्री के थ्रू यहां पर डील कर लो बी के साथ, राइट। तो यहां पर उसके थ्रू जो सोवरेन रिस्क होता है उसको कम किया जा सकता है। इसी तरह से अगर हम कंट्री रिस्क को खत्म करना चाहते हैं या इसको कम करना चाहते हैं, तो आप कंट्री एक्सपोजर फिक्स कर सकते हो, यानी कि एक पर्टिकुलर कंट्री को लेकर के मैक्सिमम एक्सपोजर कितना हो सकता है। लेट्स से एक ट्रेडिंग रूम है, ठीक है। अभी जो डीलिंग रूम है या ट्रेडिंग रूम है ये तो लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस कर रहा है। अभी देखेगा ओवरऑल इसका एक्सपोजर कितना है, इंडिया को लेकर इसका एक्सपोजर कितना है, यूएसए को लेकर कितना एक्सपोजर है। तो ये पर्टिकुलरली अपनी एक लिमिट बना सकता है कि यूएसए को लेकर के मैक्सिमम हमने इतना एक्सपोजर करना है, इससे ज्यादा का एक्सपोजर हमने बनाना ही नहीं है। तो वहां पर कंट्री रिस्क को भी आप लिमिट कर सकते हो। सेम वे में आप यहां पर जो तरीका मैंने आपको बताया उसके थ्रू आप सॉवरेन रिस्क को भी कम कर सकते हो। फिर बात आती है इंटरेस्ट रेट रिस्क को लेकर के। अब इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट तो अप डाउन होती रहती है, एडवर्स मूवमेंट होती है। अब अगर आपकी एडवर्स मूवमेंट होती है इंटरेस्ट रेट की, तो उसकी वजह से आपके डिपॉजिट, आपके बोरोइंग, आपकी लेंडिंग जो होते हैं उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। इसी हिसाब से जो आपके करेंसी स्वैप्स होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास फॉरवर्ड पॉइंट्स भी होते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो कौन कौन सी चीजें थी फॉरवर्ड पॉइंट के रिलेटेड, एक तो था आपका स्पोर्ट रेट, यानी कि जो स्पोर्ट रेट के ऊपर आप कैलकुलेट करने वाले हो। दूसरा था इंटरेस्ट डिफरेंशियल, अब इंटरेस्ट रेट ही अगर चेंज हो गया तो डेफिनेटली आपके फॉरवर्ड पॉइंट भी चेंज हो जाएंगे। अब उसकी वजह से भी आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है, फायदा भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली हम तो रिस्क की बात कर रहे हैं ना। तो जब हम रिस्क की बात करते हैं तो हम एडवर्स कंडीशन की बात करते हैं। तो स्पोर्ट रेट हो गया, इंटरेस्ट डिफरेंशियल हो गया, और साथ के साथ क्या हो गया आपका फॉरवर्ड पीरियड, ठीक है।
तो इन चीज़ों की वजह से आपके पास नुकसान हो सकता है, ठीक है? तो पर्टिकुलरली उसी चीज़ का आपने ध्यान रखना है एंड फर्दर इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट से आप कैसे बचेंगे? आप इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स का यूज़ कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? सो उसकी वजह से आप यहाँ पर कम सकते हैं। तो यहीं पर वही चीज़ भी बताई हुई है कि किस तरह से आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कैसे इसको रिड्यूस करें? आपको यहाँ पर डिफरेंट मॉडलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप सेंसिटिविटी एक्सरसाइजेज का पता लगाएंगे कि कौन सी चीज़ के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप अपने पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस का पता कर सकते हो उन प्रोजेक्शंस के बेस के ऊपर कि अगर इंटरेस्ट रेट इतना कम ज़्यादा होता है, तो हमें इतना फ़ायदा या इतना नुकसान हो सकता है, राइट? फिर बात आती है बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रिस्क टाइप के बारे में, विच इज द गैप रिस्क। गैप रिस्क का मतलब क्या होता है? अब देखो कई बार बैंक जो होते हैं, जैसे हमने पोजीशंस के बारे में पढ़ा कि आपकी ओपन पोजीशन है या फिर आपकी लॉन्ग पोजीशन है या फिर शॉर्ट पोजीशन, उनके बारे में पढ़ा। तो अगर बैंक ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिए, ठीक है, अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो बाय के थे वो थे 10, जो सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट थे वो थे लेट से 15, तो कौन सी कंडीशन हुई? लॉन्ग पोजीशन हुई या शॉर्ट पोजीशन हुई? जल्दी से बताओ। इट विल बी द शॉर्ट पोजीशन, क्योंकि सेलिंग ज्यादा है तो ये शॉर्ट पोजीशन हो जाएगी। इतनी चीज तो हमें क्लियर हो गई है। अब लेकिन यहां पर अगर आपके पास ये मिसमैच हुआ है तो इसकी वजह से जो रिस्क अराइज होगा ना, उसको हम क्या कहते हैं? वी से इट टू बी द गैप रिस्क, उसको हम गैप रिस्क कहते हैं, ठीक है? क्योंकि इसकी वजह से भी हमारी जो अर्निंग्स हैं उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। अब यहां पर हम इन गैप्स, दीज गैप्स आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, इनको फिल कर सकते हैं बाय पेइंग और रिसीविंग द फॉरवर्ड डिफरेंशियल्स। तो फॉरवर्ड डिफरेंशियल्स को पे करते हुए हम पर्टिकुलरली क्या कर सकते हैं? इन गैप को मैनेज कर सकते हैं। फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस हमें डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव जो हमने शुरू में पढ़ा, जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू कहां से अराइव होती है? फ्रॉम द अंडरलाइंग जो भी एसेट है, जो भी अंडरलाइंग एसेट होता है उससे इसकी वैल्यू जो होती है, अंडरलाइंग जो भी एसेट है उससे वैल्यू डिराइव होती है। अब यहां पर इसकी अपनी कोई वैल्यू है नहीं है। मेजरली डेरिवेटिव का इस्तेमाल हो कहां पे रहा है? इसका इस्तेमाल हो रहा है सेफ गार्ड करने के लिए, यानी कि अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है, हेजिंग पर्पज के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है, या फिर इसका इस्तेमाल हो रहा है यहां पर ट्रेडिंग पर्पज के लिए, स्पेक्यूलेशन पर्पज के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो दो मेन यही पर्पस है डेरिवेटिव के, राइट? फिर बात आती है ऑपरेशनल रिस्क के बारे में। अब देखो हर एक सिस्टम को चलाने वाला कौन है? या तो सिस्टम इटसेल्फ सिस्टम को चला रहा है, सिस्टम इटसेल्फ यानी कि कंप्यूटर सिस्टम चला रहा है, कोई चला रहा है, या फिर जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो यहां पर सिस्टम को चलाते हैं। अब दोनों में ही दिक्कतें हो सकती हैं, दोनों में ही लूप होल हो सकते हैं। लेट से आपका सिस्टम बंद हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो गई, या फिर किसी पर्सन ने फ्रॉड कर दिया, फॉल्ट पड़ गया, कम्युनिकेशन सिस्टम ब्रेकडाउन हो गया, तो जो उसकी वजह से टोटल आपका लॉस हो सकता है, वो पर्टिकुलर रिस्क कौन सी कैटेगरी में आता है? दैट विल बी कवर्ड अंडर द ऑपरेशनल रिस्क ओवर देयर। अब ऑपरेशनल रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हो? अगर आप बहुत ज्यादा अच्छा एक सिस्टम इस्तेमाल करो, प्रॉपर सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करो, डिजास्टर कंट्रोल प्रोसीजर्स हो आपके पास, तब आप पर्टिकुलरली जो ऑपरेशनल रिस्क होता है उसको हम मिटिगेट कर सकते हैं और वी कैन बी रिड्यूसिंग इट। देखो मिटिगेट का मतलब होता है टोटली खत्म कर देना। रिस्क को आप कभी भी जीरो नहीं कर सकते हो, इट कैन नेवर बी जीरो। और रिस्क को हम क्या कर सकते हैं? लोअर कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। अब जब रिस्क को लोअर करते हैं तो अब हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी कहीं ना कहीं लो करते हैं। इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। एक उदाहरण के लिए एक चीज को समझो, आपके पास दो ऑप्शन थी। लेट से मेरे पास यहां पर दो ऑप्शन थी, मेरे पास 1 लाख रुपया था, मैंने इन्वेस्ट करना था, ठीक है? अब एक ऑप्शन थी कि मैं एफडीआर में इन्वेस्ट कर दूं एंड दूसरी ऑप्शन थी मेरा यहां पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर दूं। अब दोनों के केस में कौन ज्यादा सेफ है? डेफिनेटली एफडी ज्यादा सेफ है। तो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट भी मुझे कम मिलता है, लेट से 7.50 मिल रहा है, और म्यूचुअल फंड के केस में मुझे 12 से लेट से 13% की एवरेज रिटर्न मिल जाती है। तो डेफिनेटली जैसे जैसे आप अपने रिस्क फैक्टर को रिड्यूस कर रहे हो, मैंने यहां पर अपना रिस्क जो था उसको क्या कर लिया? रिड्यूस कर लिया। तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट यानी कि जो मेरी अर्निंग हो रही थी वो भी यहां पर क्या हो गई है? कम हो गई, राइट? तो मुझे इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? चलिए अब चलते हैं आगे अगले रिस्क की तरफ, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द लीगल रिस्क एंड द डॉक्यूमेंटेशन रिस्क। अब देखो जो कोई भी आप डीलिंग्स करते हो, जो कोई भी आप चीजें करते हो, उनमें क्या लीगैलिटी इन्वॉल्व रहती है, देयर इज द लीगैलिटी इन्वॉल्व ओवर देयर। यानी कि अगर पर्सन ए ने पर्सन बी के साथ डील किया तो ये ट्रांजैक्शन करी, अब इसमें कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट होगा, कुछ ना कुछ लीगैलिटी शामिल रहेगी। अब जब इसमें लीगैलिटी शामिल है तो पर्टिकुलरली
आप उसमें शामिल होते हो, ठीक है? लेकिन मान लो कि अगर पर्सन ए या पर्सन बी में से पर्सन बी लेट्स से है ही नहीं, उसके पास अथॉरिटी ही नहीं है। लेट्स से अगर हम कहते हैं कि पर्सन ए के बी के पास अथॉरिटी ही नहीं है, उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो यहाँ पर इसमें कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो पाए, तो डेफिनेटली कौन सा रिस्क हो गया? इट विल बी द लीगल रिस्क विच विल बी इम्पोज्ड ओवर देयर। एंड फर्दर दूसरा चीज हो सकता है कि इन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन करी, इन्होंने आपस में ट्रांजैक्शन को लेकर के डॉक्यूमेंटेशन करी। अब लेट्स से उस डॉक्यूमेंटेशन में कोई लूप होल्स एग्जिस्ट करते थे, देयर वर सम लूप होल्स इन द डॉक्यूमेंट्स ओवर देयर, तो डेफिनेटली वो कौन सा रिस्क होगा? दैट विल बी द डॉक्यूमेंटेशन रिस्क व्हिच विल बी इम्पोज्ड ओवर देयर, राइट? तो बेसिकली वी कवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आपको एग्जांपल्स के थ्रू एंड मिनिमम टाइम में आपको ये सभी की सभी जो डेफिनेशंस हैं उनके बारे में बता दूं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। एंड इफ यू वांट टू गेट द क्रैश कोर्स ऑफ सीआईबी फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सिंपल सा एक चीज करना है, उसके लिए आपको जाना है अपने व्हाट्सएप पर और यहां पर टाइप करना है CAIIB PDF टाइप करना है और इसको व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर 9646900030 के ऊपर। एंड वी विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स टू यू, राइट? तो जल्दी से जल्दी मैं आपको ये डिटेल बताता हूँ कहां पर व्हाट्सएप करना है। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दो एंड यू विल बी गेटिंग ऑल द डिटेल्स ओवर देयर। ओके, so thank you so much and see you again in the next video.